बच्चों, दिस इज नाउ गोइंग टू बी लास्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ये मॉक टेस्ट के कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन नंबर सी, ये दोनों भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही क्वेश्चन है। तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसा होता है, कंपलसरी 20 मार्क्स तो होता ही है, उसके बाद में भी तुमको 2 क्वेश्चंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। इनफैक्ट इसे मॉक टेस्ट में तो 3 है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, वो भी AS3 है, बट वो तुम टॉपिक की तरह सॉल्व कर सकते हो। देख लेते हैं ये दोनों। अभी मैं ये वाले लेक्चर में ये दोनों ही कंप्लीट करा रहा हूँ। प्रीत लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। इट हैज इनकर्ड दिस कॉस्ट। प्रोडक्शन फैसिलिटी मीन्स फैक्ट्री। कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एज पर सप्लायर्स लिस्ट, ये मैंने पूरा तुमको एक कंप्लीट लिस्ट दे के रखी है, क्या क्या ऐड करना है। 10 lakhs ये तो ऐड होगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ये भी ऐड होगा, वो कंप्लीट लिस्ट देख लेना। और अभी टुवर्ड्स द एंड बाय दिस टाइम तुमको तो पता ही है क्या क्या ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ये भी ऐड होगा। कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट, डेफिनेटली प्रोफेशनल पर्सन फीस। और एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 5 years, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। एंड ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, कोई भी लॉस एसेट के वैल्यू में नहीं जुड़ता है। तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, इसको क्या सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ तक के सारे कॉस्ट ऐड कर लो, यहाँ तक के सारे कॉस्ट ऐड कर लो। 10 lakhs प्लस 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,80,000 एंड प्लस 1,20,000, ये लो 17,20,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नहीं लेना है अपने को। कमर्शियल जो ऑपरेटिंग लॉसेस है ना, कभी भी कोई भी लॉसेस एसेट के वैल्यू में नहीं जुड़ते। सो बस इसके लिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ, बाकी सब आ जाएगा। सी, ऑपरेटिंग लॉसेस कैन नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। These are all expenses incurred at the time of acquisition till the asset is ready to use. एसेट को रेडी टू यूज बनाने तक के सारे खर्चे ऐड करने। इनिशियल रिकॉग्निशन पार्ट पे है। ये 5 मार्क बैठे बिठाए मिल गया। अगर तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रखा है ना, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। कुछ नहीं करना है, 5 मार्क बैठे बिठाए मिल गया। एक क्वेश्चन नंबर सी है, वो भी देख लेते हैं। Vital Limited borrowed an amount of 150 crores on 1st April 21 for construction of boiler plant at 10% per annum. So 10% rate of interest पे एक स्पेसिफिक फॉर बॉयलर प्लांट का मतलब है ये स्पेसिफिक बोरिंग्स हो गया। दिस इज स्पेसिफिक बोरिंग्स, क्योंकि ये बॉयलर प्लांट के लिए ही ये लोन लेके रखा है। 10% लोन है। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years। तो ये क्वालिफाइंग एसेट एट प्रेजेंट नहीं रेडी हुआ है। It's still, it is the construction is in progress, so qualifying asset है। Since weighted average cost of capital is 13%, the accountant of Vital Limited capitalized 19.5 crores for accounting period 31st March 22। So पूरे साल में 19.5 crores उसने कैपिटलाइज कर दिया 13% कैपिटलाइजेशन रेट से। ड्यू टू सरप्लस फंड्स out of 150 crores, an income of 1.5 crores was earned and credited to profit and loss account। अच्छा, 1.5 करोड़ की इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट की है। कमेंट ऑन दी अबाउट ट्रीटमेंट। अब मैं तो बोलूँगा क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ही रॉन्ग है। मेरा तो कमेंट तो ये है कि ये स्पेसिफिक लोन है, तो स्पेसिफिक लोन में जो इंटरेस्ट का कॉस्ट लगा है 19, ये मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट लगा है। ये इंटरेस्ट के कॉस्ट को मैं माइनस कर दूंगा जो इनकम जनरेट हुई है, और नेट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग्स के लिए मैंने ये समझाया था। जिस दिन तुमने लोन लिया उस दिन से लेके जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाएगा तब तक का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और ये जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रॉब्लम की ड्राफ्टिंग रॉन्ग है।
ड्राफ्टिंग नहीं है एक्चुअली, ये उनकी ट्रिक है कि तुम मिस्टेक कर दो, उनकी ट्रिक है मिस्टेक कर दो। देखो 150 करोड़ है, इसमें अगर कितना 13% बोला है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, सो 13% से कितना आता है 19.5। अरे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ये जनरल बोरिंग्स के लिए है। जनरल बोरिंग्स में जहाँ पे एक से ज़्यादा लोन होते हैं ना, तब हम लोग वो दोनों लोन को कंबाइन करके वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। स्पेसिफिक लोन में ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक लोन में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लोन का अमाउंट है। सो 150 इंटू 10%, अरे 150 इंटू 10% का मतलब हो गया ये इंटरेस्ट अपने को पे करना है, और एसेट रेडी टू यूज हुआ नहीं है ये साल में। तो फ्रॉम द डेट लोन हैज टेकन, फ्रॉम द डेट जिस दिन हमने लोन लिया है, नो मैटर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड और नॉट, नो मैटर जिस दिन हमने लोन लिया है उस दिन से लेके एसेट रेडी टू यूज होने तक का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो ये 15 करोड़ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। हाँ, अगर लोन का पैसा यूज नहीं हो रहा है, उसको इन्वेस्ट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम आ रही है, तो वो इनकम माइनस करके नेट इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज। सो 1.5, सो ये 13.5 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। मैं तुमको बता देता हूँ। सो ये वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं ये लिखूंगा एज पर AS 16, एज पर AS 16 ऑन बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिक बोरोइंग्स का ट्रीटमेंट लिखूंगा। बोरोइंग कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन specific borrowings will be capitalized from the date loan has been taken till the qualifying asset is ready to use. See, borrowing cost हम qualifying asset पे capitalize करते हैं, वो पक्का है, लेकिन in case of specific borrowings capitalization कैसे होगा? जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके asset ready to use होने तक का पूरा interest capitalize होगा। If there is any income from temporary investments made out of those borrowings, then that interest income will be deducted and net interest cost will be capitalized. This weighted average capitalization rate, this is actually not applicable to specific borrowings. This is applicable for general borrowings. So what they have done is not correct. They have done is incorrect. Treatment given by company is incorrect. कंपनी ने क्या किया है ना, स्पेसिफिक नहीं जनरल बोरिंग्स का ट्रीटमेंट दे दिया है। कंपनी ने जनरल बोरिंग्स का ट्रीटमेंट दे दिया है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया बच्चों, तुम लोग भी बना लेना। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ पीपी फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर देना और ये अमाउंट लिख देना और इसके लिए एक नोट लिख देना दैट ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन या कोई भी टाइप का लॉसेस शुड नॉट बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, इट विल बी रिटर्न ऑफ टू P&L स्टेटमेंट। और इसमें मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है ये, 6C, क्वेश्चन नंबर 6C। The treatment of borrowing cost given by company का नाम दिया गया कुछ, विराट लिमिटेड, गिवन बाय विराट लिमिटेड इज इनकरेक्ट because as per AS 16, because as per AS 16 for specific borrowings for specific borrowings
Interest cost is capitalized from the date loan is taken, from the date loan is taken till the date asset is ready. Till the date asset is ready for use. Full stop. In the given case, Virat Limited capitalized borrowing cost at the rate 13% weighted capitalization rate. Virat Limited capitalized borrowing cost at the rate 13% weighted capitalization rate of rupees 9.50 crore and income generated out of temporary investments and income generated out of temporary investments was credited to P&L. Is incorrect. Is incorrect. Is incorrect. The correct treatment is capitalization of interest cost of rupees 15 crore कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इस तरीके से लिखो एट द रेट 10% ऑन specific borrowings of rupees 150 crores and interest income generated out of borrowings interest income generated out of borrowings will be reduced from interest cost and net interest should be capitalized. Should be capitalized.
should be capitalized. This can be net interest should be capitalized. यहां तक लिख लो पहले सब लोग फटाफट. The amount of borrowing cost to be capitalized as per AS 16 is as under. So डिस्कशन हो गया. अब मैं वर्किंग के फॉर्म में बता देता हूं. और ये सब मैंने सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है. टोटल इंटरेस्ट on specific borrowings, $150 into 10%. 150 into 10% हो गया 15 CR minus temporary investments. हाँ, माइनस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 1.5 crores. इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स लिखना है. माइनस इनकम फ्रॉम ये बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए. कौन सा ईयर बोला हुआ है? 31 मार्च 22. बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर 21-22. ये लो, हो गया. दिस इज डन. मैं तुमको बोलता हूँ ना, हर पेपर में ऐसा ही है. देख लो, कंपलसरी 20 मार्क्स आया था प्लस 6A एंड 6C मिलके 30 मार्क्स का, तो यही हो गया. और इतना ही नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, एक कैश फ्लो का भी फुल फ्लैश क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इस तरीके से आता है. एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी है. जो मैंने सिखाया उसी के बेसिस पे तुम कर सकते हो. एक मिनट में स्टार्ट से देख लेता हूँ. मैंने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी प्रॉब्लम है. ये पहला था, फिर ये क्या है? ये तो इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम है. ये भी AS 13 ही है. AS 13 बोनस राइट्स, अरे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं. तुम देख लो, ये सब जो क्वेश्चंस है मैंने ये सब कर रखा है. ये अपना परेश लिमिटेड के नाम से एक प्रॉब्लम किया था, उसमें डिविडेंड वगैरह भी आया. नहीं, परेश लिमिटेड नहीं है, मिस्टर सिंह के नाम से किया हुआ है. सिंह के नाम से क्वेश्चन किया हुआ है. ये वैसे उस टाइप का क्वेश्चन है. ये लॉस ऑफ स्टॉक का एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. एबनॉर्मल, साथ में एबनॉर्मल गुड्स है.
ये ब्रांच तो कोई डिफ़िकल्ट बोल ही नहीं सकता है, इतने सारे क्वेश्चंस कराए। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कराया था, परचेज गुड्स फिनिश गुड्स, परचेज गुड्स फिनिश गुड्स, ये कॉस्ट पे होता है, ये सेलिंग प्राइस पे होता है। खाली वैल्यूज चेंज कर दी है, वैल्यूज चेंज कर दिया। मैं बता देता हूँ, 1,26,000 15.75, खाली वैल्यू बदल दी है। मैं सोच रहा था डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है क्या, कभी कभी ऐसा ही करते हैं, इंटू 4 इंटू 3 करो तो सेम प्रॉब्लम बन जाता है। ये अपने क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4 है। मैंने ब्रांच को तो देखा भी नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक तो देखा भी नहीं, वो सब क्वेश्चंस अपन ने कर रखे। सिंगल एंट्री, सिंपल क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री, कन्वर्जन मेथड, कितना छोटा सा क्वेश्चन। फिर ये क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ये, सिंपल क्वेश्चन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तुम खाली मेरे नोट से भी करके चले जाओ तो ये पेपर सॉल्व कर दोगे। इवन एग्जाम का क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट, सो सिंपल, हार्डली एनी एडजस्टमेंट। डिबेंचर, डिबेंचर तो बहुत डिटेल में करा है। अरे कैश फ्लो किधर चला गया। अच्छा ये देखो, लॉस मेकिंग कंपनी का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज। ये बोनस शेयर्स, वो मैंने सॉलिड लिमिटेड के नाम का एक क्वेश्चन कराया था ना, उस टाइप का प्रॉब्लम है। बोनस शेयर्स सॉलिड लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन कराया था, उस टाइप का क्वेश्चन है। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन तो है, ध्यान से निकल गया। अच्छा ये कैश फ्लो का ही है एक्चुअली, ये फाइनल अकाउंट्स का नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। इनडायरेक्ट मेथड पूछा, डायरेक्ट मेथड पूछा ही है। डेप्रीसिएशन के 2 एडजस्टमेंट तो डेप्रीसिएशन में निकाल दिए, एक एडजस्टमेंट सेल का, एक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, एक सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, एक डिविडेंड का। सो सिंपल। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे रखा है, इनकम टैक्स भी दे रखा है। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस ऑल्सो। और ये कितने मार्क्स का है, 5 क्वेश्चंस, 15। सो 15 + 5, 5 मार्क का एक डिबेंचर और 15 मार्क का कैश फ्लो। सो सच अ सिंपल पेपर। इनफैक्ट आई वुड से तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करके चले जाते हो ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो भी तो 15 मार्क का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक शुरू में भी पूछ लिया डिस्क्लोजर का, और ये भी पूछ लिया, तो 100 मार्क्स के पेपर में 45 मार्क्स तो यही है। आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर 45 मार्क्स तो ये का यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ग्रुप 2 भी इसी तरीके से आता है। चलो ठीक है, कंप्लीट कर लो। मैंने तुम्हारे लिए काम सिंपल कर दिया। जो टॉपिक्स है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टेक्स्ट बुक्स के ही क्वेश्चंस है। तुम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। अगर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चंस तुम आराम से कर पाते हो। सो इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। दैट्स इट, आई स्टॉप दिस लेक्चर हियर। और मैंने तुम्हारे लिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त नहीं था, आउट ऑफ ट्रैक नहीं था। एक वो AS12 अच्छा था, जिसमें जो लोन का अमाउंट है, जो ग्रांट है, वो कुछ साल के बाद मिला था। तो अगर वो ग्रांट सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट्स माइनस करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स नेगेटिव जा रहा था, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। एग्ज़ाम कंडीशन में अगर तुमने नहीं किया होगा पहले से तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, वो एक अच्छा था। और एक मैंने
तुमको CA फाइनल के बुक से मॉड्यूल से लिया हुआ क्वेश्चन भी बताया है, AS2 जो इन DS2 में सेम क्वेश्चन है वो भी बताया मैंने। सो ये कर लो अच्छे से प्रैक्टिस। इफ एट ऑल एनी ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ पढ़ते रहो, लास्ट डे तक पढ़ते रहना। और क्या है ना, पासिंग फेलिंग वो इंस्टीट्यूट के हाथ में, लेकिन मेहनत तुम करो। इफ़ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स तो याद रखना नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आते, रीजनेबल पेपर्स आते। पेपर्स कोई टफ नहीं है, रीजनेबल पेपर्स है। बाय बाय।